आज की कहानी है एक नारी की, एक तवायफ, एक अपराजेय सैनिक, एक पावर ब्रोकर, एक रानी। ये कहानी है भारत के एकमात्र क्रिश्चियन कैथोलिक रानी की, मुगलों की चहेती की, मराठों के मददगार की, अंग्रेजों के दोस्त की, इतिहास के उस अस्थिर समय में दृढ़ता से डटे रहने वाली उस नारी की। ये कहानी है बेगम समरू उर्फ जोआना नोबलिस सॉम्बर की। सन 1765 भारत का इतिहास बदल रहा था। पलासी और बक्सार के युद्ध के बाद भारत के पूर्व में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हो रही थी। वे व्यापारी से शासक बन चुके थे। मुगलिया सल्तनत अपने पुराने शान पर लौटने के लिए एक आखिरी प्रयास करने को तैयार हो रही थी। पश्चिम में मराठा साम्राज्य। सन 1761 में तृतीय पानीपत के युद्ध में अफगान सुल्तान अब्दाली ने 1,00,000 मराठों को मार डाला। अब उनकी पकड़ मध्य और उत्तर भारत पर कमजोर हो रही थी। अंग्रेज और मराठा महाशक्तियों के बीच में अवध और मुगल दिल्ली। एक शाम यूरोप के लक्समबर्ग का निवासी वॉल्टर राइनहार्ट नाम का गोरा दिल्ली के चौड़ी बाजार के खानूम जान के कोठे पर पहुंचा। वो एक सिपाही था। सन 1763 में पटना में उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम के लिए 150 अंग्रेज काट डाले थे। उसका नाम पड़ा बुचर ऑफ पटना, यानी पटना का कसाई। पैसों के लिए वो किसी के साथ भी लड़ता। वो एक मर्सनरी था। उसकी अपनी सेना थी। वहां उसकी नजर पड़ी एक 14 वर्ष की लड़की पर। उसका नाम था फरजाना। वो कश्मीरी लड़की थी। उसने उस लड़की को अपनी संगिनी बना ली। उस शाम इतिहास ने फिर से एक छोटी सी करवट बदली। भारत का पहला लिव इन रिलेशनशिप शायद तभी से शुरू हुआ। 2 साल बाद सन 1767 में उनकी शादी हुई। राइनहार्ट को लोग प्यार से सॉम्बर भी बुलाते थे। फरजाना का नाम पड़ा बेगम समरू। अगले 1 दशक तक उन्होंने साथ साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कई तख्त पलटे, कई लड़ाइयां जीती और कई षड्यंत्रों का हिस्सा बने। उनको मुगल बादशाह शाह आलम से एक छोटा सा राज्य भी मिला, सरधाना, जो मीरठ के पास थी। सन 1778 में राइनहार्ट के मौत के बाद बेगम समरू सरधाना की रानी बन गई। सन 1781 में वो कैथोलिक बन गई। उन्होंने अपना क्रिश्चियन नाम रखा जोआना नोबलिस। ये नाम जॉन ऑफ आर्क से प्रेरित थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के भारत में प्रसार का अंदेशा तभी लग गया था। वो एक कुशल शासिका थी। उनकी प्रजा उनसे खुश थी। 3000 सैनिक उनके लिए अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार रहते थे। उनकी सेना में यूरोपियन सैनिक भी थे। जात या जाति का भेदभाव न था। सन 1783
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की दिल्ली पर सिखों का जबरदस्त हमला। बाघेल सिंह के नेतृत्व में 30,000 सिख सैनिक हाथों में शस्त्र और सिर पर पगड़ी और कफन बांधे दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। 1675 में गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में सिरछेद वो अभी भूले नहीं थे। मुगलों से हिसाब लेना बाकी था। दिल्ली के दरवाजों के बाहर यह विशाल खून की प्यासी सेना जहां एकत्रित हुई, उस जगह को हम आज भी 30,000 के नाम से जानते हैं। ऐसे में शाह आलम द्वितीय ने अपने ताज बचाने के लिए बेगम समरू की मदद मांगी। बेगम समरू ने बातचीत के माध्यम से यह मामला सुलझा दिया और पैसे देकर इस सेना की भयानक छाया से दिल्ली और शाह आलम को राहत दी। खुश होकर मुगल बादशाह ने उनका नाम रखा ज़ेब-उन-निसा, यानी महिलाओं में जेवर की तरह मूल्यवान। बूढ़े और अंधे हो चले इस मुगल बादशाह को उनमें अपनी बेटी नजर आई और वो उन्हें अपनी बेटी क्यों न मानते। सन 1787 में फिर से एक बार संकट के बादल इस डूबती हुई मुगलिया सल्तनत के सूरज को ढकने के लिए तैयार थे। गोकलगढ़ में नजफ कुली खान से युद्ध में मुगल सेना ढीली पड़ रही थी। अकस्मात बेगम समरू ने अपने 100 घुड़सवारों के साथ नजफ की सेना पर चढ़ाई कर दी। इस 4 फुट 8 इंच की नारी ने उस दिन रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। बस फिर क्या था, मुगल सेना में जोश भर आया। नजफ कुली खान ने शाह आलम के आगे अपने घुटने टेके। सन 1803 में फिर से एक बार अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध छिड़ गई थी। द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर का एक युद्ध था, बैटल ऑफ असाई। इसमें बेगम की सेना मराठों के साथ खड़ी थी। मराठे तो हार गए, पर बेगम की सेना ने अंग्रेजी रेजिमेंट 74 हाईलैंडर्स का आक्रमण रोका और उनकी टुकड़ी अंत तक नहीं बिखरी। युद्ध के बाद इस टुकड़ी ने अनुशासन से मैदान छोड़ा। 1806 में शाह आलम का निधन हो गया। उनके उत्तराधिकारी अकबर शाह ने उनको एक पैलेस भेंट की। चांदनी चौक का यह पैलेस आज भी खड़ा हुआ है और शायद बेगम समरू के दिनों का याद करता है। समय बीतता चला गया। इन्होंने अंग्रेज के राज में भी अपना पहचान बनाए रखा। वो रईस बनी रही, बल्कि उनकी शान और शौकत बढ़ती रही। सन 1836 में इस मर्दानी ने अपना देह छोड़ा। उस समय उनकी संपत्ति आज के हिसाब से $40 बिलियन की थी।